नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। चुनावी चैट के बाद एक बार फिर स्थिति बन गई है कि हम जानने का प्रयास करें कि आने वाली सरकार किसकी होगी, भाजपा की होगी अथवा कांग्रेस की। तमाम साइकोलॉजिस्ट और चुनावी विशेषज्ञ लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं। सीजीवाल के प्रधान संपादक रुद्र अवस्थी सन 1984 से लेकर अब तक न जाने कितने चुनाव की गतिविधियों में शामिल हुए और उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनमत क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या मुद्दे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर आइए हम बात करते हैं रुद्र अवस्थी जी से। अवस्थी जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। जनमत क्या कहता है? देखिए, चुनाव का तो ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं तो मतदान के समय तक जो आकलन किया जाता है वो विषय अलग रहते हैं। मतदान होने के बाद उस पे दूसरे नज़रिए से उसका विश्लेषण होता है। अब जैसे यहाँ 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो गया था, 17 नवंबर को हाँ, दूसरे 20 और चरण का हो 70 गया। जी। अब पूरी 90 सीटों के लिए वोट पड़ चुके हैं। 3 दिसंबर को गणना होगी, वोट गिने जाएंगे, तब ये स्पष्ट होगा। तब तक और बातें तो अगर देखी जाएं तो इस पे ही लोगों का विशेष ध्यान रहता है कि पूरा कोई होल चुनाव पर अगर बात करें तो मुद्दे क्या हैं, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट कैसे हैं, कैसे हैं, उनकी मतदाताओं की कसौटी उस पर रहती है। नेतृत्व कैसा है। प्रदेश की सरकार जो चली, जो भी मौजूदा सरकार है, अभी कांग्रेस की सरकार है, तो लोग उसको लेके क्या सोचते हैं, इन सब पैमानों के आधार पर ही चुनाव के नतीजे सामने आते हैं या उस पर अनुमान लगाया जाता है। अभी हम अपने सामने जो स्थिति है वो मतदान का प्रतिशत क्या है, इसको लेके अपनी अपनी राय है। मेरा मानना है कि मैं तो कई चुनावों से देखता रहा हूँ कि वोट प्रतिशत के आधार पर कोई निश्चित फार्मूला नहीं है कि वोट का प्रतिशत अगर बढ़ा है तो उसमें नतीजे किसकी तरफ जाएंगे या कम हुआ है तो किसकी ज़्यादातर तरफ एंटी जाएंगे। गवर्नमेंट जाता है। हाँ, लेकिन ये एक कभी रिजल्ट इस तरह के आए तो लोगों की मान्यता बनती है। अभी अपन देखें तो एवरेज करीब मतदान है, जो पिछली बार मतदान हुआ था, शुरुआती दौर में लगा था कि पिछले कम हुआ है मतदान, लेकिन अब धीरे धीरे जो आंकड़े सामने आ गए हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि वोट जो है पिछले बार जितने पड़े थे उसके करीब करीब पड़े हैं, उतने तो नहीं, कुछ कम है लेकिन पड़े। लगभग लगभग। ये चीज़ ज़रूर दिखती है कि महिलाओं में बहुत अच्छा रुझान है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सुदूर अंचल के गांव हैं, देहात के इलाके हैं, वहाँ पर लोगों ने बहुत उत्साह से वोट लिया है। और ये सबक लेने की है शहरी क्षेत्रों की। राजधानी रायपुर के जो विधानसभा क्षेत्र हैं या हम जो बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र को देखें, यहाँ जो वोट का प्रतिशत वो घटा है, उसको निश्चित रूप से एक विचार करने का इशू है कि लोगों का क्या इस पे आखिर वजह क्या है कि जो लोग वोट डालने नहीं आते। लेकिन वो एक अलग विषय है। अभी अब बात अगर करें कि जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत अधिक लोगों ने वोट किया है, एक उत्साह दिखाई दिया है, उसके पीछे की वजह क्या होगी। इसलिए इसके आधार पर हम एक कुछ अंदाज लगा सकेंगे कि चुनाव का जो नतीजा है वो किस ओर जा रहा है। ठीक, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2 चरणों में जैसे मतदान हुआ, एक 20 विधानसभा क्षेत्र, एक 70 विधानसभा क्षेत्र, तो मुद्दे कमोवेश वही रहे, दोनों पार्टियों को एक ही रहा। यदि आपका इशारा दुर्ग संभाग की तरफ है कि वहाँ पर कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा मतदान हुआ, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? और जब हम बिलासपुर के संदर्भ में जोड़ते हैं तो यहाँ कम मतदान हुआ, इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने पहले कहा ना कि ये बात निश्चित रूप से विचारनी है कि जो शहरी मतदाता है, जो आमतौर पर जहाँ मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का मतदाता है, उसने क्या चुनाव में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने उनको एड्रेस नहीं किया, जिसके कारण से उनके कोई इशू इस तरह के नज़र नहीं आए कि हमको जाके वोट करना चाहिए। दूसरी तरफ ये
आप जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के घोषणा पत्र या लगभग मुद्दों की लगभग, बात करें जी। तो उन्होंने फोकस किया था वो गांव पर, खेती पर, किसान पर, धान पर। इसलिए वहाँ पर चर्चा भी अधिक थी चुनाव की और लोग वोट भी डालने अधिक आए। रहा सवाल, हम छत्तीसगढ़ को मोटे तौर पर एक उत्तर का पोर्शन जहाँ सरगुजा जसपुर, संभाग रायगढ़ क्षेत्र का है, क्षेत्र है, उसके बाद एक पूरा दक्षिण जहाँ पे बस्तर है, संभाग है और ये बीच का मैदानी क्षेत्र। भाग। अलग अलग हिस्से में इसमें देखें तो जैसा पूरे देश में होता है, क्षेत्र बदलते जाते हैं तो लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं। हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा असमानता तो नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से लोग इसलिए सोचते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं थोड़ी बदल सकती हैं। जिस क्षेत्र की आप दुर्ग की, बिलासपुर की बात कर रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र में ही वो धान उत्पादक किसानों का क्षेत्र है और इसमें उन मुद्दों की, उस इशू की चर्चा अधिक थी जो इशू पिछले इस बार सबसे ज्यादा फोकस है किसान। किसान। अब देखिए, अब इस बारे में बात करें तो एक पत्रकार के नाते जो मुझे लगता था कि चुनाव में आम तौर पे होता है, जब कोई सरकार चलती है 2.5 साल पूरा हो जाता है तो दूसरे जो बाकी का 2.5 साल है उसमें एक उत्तरार्ध शुरू हो जाता है और लोग ये देखने लग जाते हैं कि सरकार का परफॉर्मेंस क्या है या चुनाव का मुद्दा किधर जा रहा है। क्योंकि मुख्य रूप से कितना भी बदलाव आया हो, लेकिन मुद्दा होता है, वो चुनाव मुद्दे पर केंद्रित होता है। तो सरकार ने जिस तरह से, भूपेश बघेल की सरकार ने किसान के मुद्दे पर, धान के मुद्दे को जितना हाईलाइट लगातार किया, उससे ये धीरे धीरे स्थिति बनती चली गई कि हम, अब लगता था कि जो ये एजेंडा फिक्स हो रहा है धान का, ये चुनाव भी उसी पर लड़ा जाएगा, उधर लड़ जाएगा। और आखिर अक्टूबर के आखिरी तक ये स्थिति थी कि कांग्रेस ये दे रही है, ये दे रही है, ये लोगों के बीच चर्चा में था। उसके बाद जब एमएसपी का रेट बढ़ना आया, जब भाजपा ने भी घोषणा पत्र जारी किया, तब तो उस पर एक तरह से ठप्पा लग गया कि ये किसान का मुद्दा इनके लिए प्रमुख रूप से है। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव में इस बार ये अपने आप में एक खास बात थी। मैं समझता हूँ कि अब तक के इतिहास में कि जो मुद्दा शुरू से करीब फोकस में था, वो मुद्दा चुनाव के आखिरी तक फोकस रहा। सवाल मेरा ये भी है कि आपने अभी बातों में महिलाओं का जिक्र किया है। महिला जिक्र के साथ साथ किसान और धान का भी जिक्र है। पहले सवाल ये उठता है कि किसान और धान का असर कितना शहरी कल्चर पर है या शहरी मतदाताओं पर है और कितना ग्रामीण क्षेत्र पर है। तो जाहिर सी बात, हम ये मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है, वो ज़्यादा वोटिंग करेगा। गांव में भी वोटिंग ज़्यादा अच्छी हुई है, शहर में नहीं हुई। तो क्या मतदाता, एक शहरी मतदाता बढ़ गया है और ग्रामीण मतदाता बढ़ गया है, अलग हो गया है? देखिए, मैं देखता हूँ, अब आप कवर करने जाएं, लोगों से बात करें, अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में प्राथमिकताएं अलग होती हैं और शहरी क्षेत्र के लोगों की अपनी ज़रूरतें होती हैं। ये अलग बात है कि इकोनॉमिकल आप नज़रिए से देखें, आर्थिक नज़रिए से देखें तो बहुत कुछ, हम जब 75% आबादी खेती पर निर्भर है तो हमारी इकोनॉमी पर भी उसका असर पड़ता है। निश्चित रूप से शहर का कारोबार भी उससे प्रभावित है, लेकिन इतनी गहराई से बहुत बातें नहीं सोची जाती। सीधा लाभ जिनको मिलता है वो इस बारे में सोचते हैं। जैसे सीधा लाभ किसानों को, पिछला 2018 का चुनाव याद कीजिए, जब कांग्रेस ने कहा हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, ये मुद्दा इतना प्रभावी हुआ। लोग मानते हैं कि आखिरी समय में लोगों ने इस पर फैसला किया, शायद इसलिए कांग्रेस को इतना बहुमत मिला था। और उसके बाद ये जो समय जैसा गुजरा और इस बार चूँकि वो मुद्दा विशेष रूप से केंद्रित हो गया था, करीब करीब कांग्रेस भाजपा दोनों ने अपनी जो बातें रखी वो किसान और इर्द गिर्द ही थी, तो ये उसके केंद्रित थी। तो वहाँ पर इस पर बहस होना लाजमी है कि लोग उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के मुद्दे पर भी जो गैस सिलेंडर की कमोबेश दोनों ने कहा है। फिर
12,000 रुपये साल का उन्होंने अपनी योजना में वादा किया है बीजेपी ने। उसके बाद कांग्रेस ने उसको 15,000 रुपये घोषित कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि भाई कि इस पर भी चर्चा हुई, महिलाओं के बीच चर्चा हुई। और मैंने इस चुनाव में एक खास बात देखी कि लोगों ने ये तो गौर किया कि कौन सी पार्टी क्या देने का वादा कर रही है। और शायद छत्तीसगढ़ इस मामले में एक अलग तरह का इस बार का चुनाव माना जाएगा कि लोगों ने कैलकुलेटर लेके इसको हिसाब भी लगाया कि हम 3100, 2100, 3200, 2000। पहले तो ये होता था कि किसी से कैलकुलेटर मांग के हमको हिसाब करना पड़ता था, लेकिन इस बार लोगों के हाथ में ही मोबाइल है, मोबाइल से निकाला। मतलब मैं इसके ये स्थिति क्यों बन रही है, क्या है, इसको ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं इस बहस की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये चुनाव ऐसा था, ये मैं एक आईने की तरह सामने रख रहा हूँ। तो जब ये मुख्य बिंदु है, और जैसे अब अन्य प्रदेशों में चुनाव होते हैं, कहीं भाषण में कोई बात कोई नेता कह देता है और उस पर डिबेट शुरू हो जाती है मीडिया में या चौराहे में, पान की दुकान या चाय की दुकान में। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं था कि किसी भाषण पर कोई चर्चा हो रही हो। यहाँ तो सिर्फ जो धान, हाँ, ये जो किसान, घोषणा जो हुई है, जो घोषणा पत्र है, इस मायने में ये चुनाव एक तरह का एक अलग तरह का चुनाव मैं मानता हूँ, जिसमें ये बातें। क्या आपको लगता है कि पहली बार इस देश में, और वो भी छत्तीसगढ़ से उठा हुआ मुद्दा, राजनीति का केंद्र धान हो चुका है? क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है? इसका क्रेज किसको देना चाहते हैं आप? देखो, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जो चीज़ समझ में आती है बिना लाग लपेट के, ये कहा जा सकता है कि आमतौर पर ऐसे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलनों और इसके माध्यम से हम देखते रहे हैं कि एमएसपी या और भी किसानों के जुड़े हुए सवालों पर बहस होती थी, आंदोलन होते थे। उसके नतीजे क्या आए नहीं आए, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन किसी जगह सरकार चला रही पार्टी, सरकार में बैठे लोग ने अगर उस मुद्दे को इतना प्रभावी बना दिया कि पूरी राजनीति, पूरा राजनीतिक विमर्श, पूरा पॉलिटिकल डिबेट उसके चारों तरफ घूमता है, तो ये तो निश्चित रूप से इस पर सोचा जाना चाहिए कि एक बड़ी आबादी के लिए जो बात होनी चाहिए वो बात उठी, तो इससे सारी समस्याओं का समाधान हो गया। किसान अब समस्याहीन हो गए, ऐसा नहीं है, समस्याएं रहेंगी, उनका निराकरण और मजबूर किया दूसरी पार्टी को कि उसी की इर्द गिर्द आइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर वो सभी उस प्लेटफॉर्म पर आके बात करने लगे हैं, किसान की बात करने लगे हैं, वो आगे भी हो, तो ये मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ जैसी जो कृषि के ऊपर पूरी तरह से बसर करने वाले क्षेत्र में बैठ के हम अगर ये बात कर रहे हैं, इसका नतीजा कोई भी हो, मतदाता किसके समर्थन में जाएगा, किसे वोट देगा, वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। हम बात इस पर कर रहे हैं कि अगर ये मुख्य रूप से इशू बनता है तो ये मुझे अच्छा संकेत दिखाई देता। और क्यों नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो ये चर्चा वहाँ भी बने, वहाँ भी किसानों को अधिकतम से अधिकतम देने की बात होनी चाहिए। ये सच है कि दोनों पार्टियों ने मुद्दा धान और किसान को बनाया है, लेकिन कहीं न कहीं सत्तारूढ़ पार्टी कर्ज माफ़ी को लेकर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ से 2 साल के बोनस की बात हो रही है। ये पर्सनल हो सकता है अथवा पार्टीगत जोड़ कर न देखा जाए। कर्ज माफ़ी और वादा को लेकर कौन सी पार्टी आपको नज़र आती है लीड करते हुए? देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मुख्य रूप से जो मुकाबला है छत्तीसगढ़ में, बीजेपी ने कहा है कि ये उन्होंने जो घोषणा पत्र दिया है उसको मोदी की गारंटी कहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भरोसे की बात कही है। भूपेश सरकार हमेशा प्रचारित करती रही कि भूपेश है तो भरोसा है। वो गारंटी को लोगों के बीच लेके गए हैं और ये भरोसे को लेकर गए हैं। तो अब यही देखना होगा कि दोनों में से किस पर लोगों ने विश्वास करके ये 3 दिसंबर को ही पता चल जाएगा। अगला है कि आपने अभी बातचीत के दौरान कहा कि महिलाओं का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। कई योजना चलाई गई, गैस सिलेंडर को लेकर उज्ज्वला योजना भी चलाई गई।
सीधे सीधे अर्थव्यवस्था का संबंध किचन से होता है, किचन में महिलाओं का अधिकार होता है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो सर्वाधिक प्रभावित तो महिला ही हैं। तो शहरी क्षेत्र में बावजूद इसके मतदान कम क्यों पड़ा? देखो, जैसा अपन बात कर रहे थे कि किसानों के तरफ पहली बार बात इतनी हुई, और वो सिर्फ बात नहीं हुई, बरकरार रही पूरे चुनाव के दौरान, वो केंद्र बिंदु रहा। वैसे ही मेरा मानना है कि जो महिलाओं का तबका है उसको लेके भी अगर बात होती है, और बात अगर इस स्तर पर होती है कि हम आपको ये सुविधा देने वाले हैं, भाई देखिए, वो वर्ग कमज़ोर, जो भी वर्ग कमज़ोर माना जाता है उसे मजबूत बनाने का की पहल कौन कर रहा है, किस नज़रिए से कर रहा है, इस पर ही चर्चा होती है, इस पर बात होती है। तो महिलाओं को अगर गैस सिलेंडर के सिलसिले में, या प्रति माह उनको खाते में पैसा जमा करने के लिए, या जैसा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, हाँ, उन्होंने ऋण जो माफ। कर्ज लिए है उनको माफ करेंगे, मतलब फिर उनको आर्थिक 707 रूप से करोड़ मजबूत बनाने जी, की जी। बात है। अगर इन मुद्दों के तरफ किसी पार्टी का भी ध्यान जा रहा है, मैं इसे भी मानता हूँ कि वो उस वर्ग को मजबूत करेगा। सरकार किसी की भी आएगी, वो उसके लिए जो भी अधिकतम कर सकते हैं वो करेंगे। ये उन्होंने वादा किया है, जो वादा निभाएंगे। इस पर भी अब आप कहेंगे कि गैस सिलेंडर की बात तो दोनों पार्टियों ने की है, योजना का नाम अलग अलग हो सकता है। दूसरी तरफ प्रति माह रुपए जमा करने के मामले में बीजेपी ने 12,000 रुपये कहा, तो उधर 15,000 हो गया। तो अगर ये आधार होगा, चुनाव की प्राथमिकता का आधार होगा, तो निश्चित रूप से कैलकुलेट तो लोग करेंगे, और उस कैलकुलेटर के हिसाब से तय करेंगे। आपका दूसरा जो सवाल था कि ऐसा है शहरी क्षेत्र में क्यों वोटर, हाँ, क्योंकि उज्ज्वला योजना सफल थी, क्या उसको असफलता भाजपा से जोड़ के देख रहे हैं क्या? ये भी एक जोड़ लीजिए आप उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि अगर ऐसी कोई भी योजना आती है, उस पर हम खामियां निकाल सकते हैं कि ये 100% इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिला, या इसमें क्या दिक्कतें हैं, ये हो सकता है। लेकिन और बेहतर करने की भी गुंजाइश हमेशा रहती है। बीजेपी भी दिल्ली में केंद्र में सरकार चला रही है, उसने ही पहले गैस सिलेंडर को लेके मुफ्त में सिलेंडर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि हम ये कहें भले कि इससे 100% जो लोगों ने पहले इस लकड़ी योजना पर में लिया, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। हुई, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि जिन लोगों ने भी उस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना का लाभ लिया, वो हर महीने वो मतलब या लगातार अपने सिलेंडर खत्म होने के बाद रिफिल करा रहे हैं। ये भी, इस पर भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ, आपने शुरुआत की, उस दिशा में आगे बढ़े। अब एक राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना है जिसकी चर्चा है, अब आप प्रदेश स्तर पर आएंगे, माइक्रो लेवल भी पहुँचेंगे आप, और धीरे धीरे उनके करीब पहुँचेंगे कि हाँ दिक्कतें क्या हैं। आखिर उन पार्टियों ने ये समझा कि आप जैसा बोल रहे हैं कि बजट जो है वो किचन से बनता है, उस किचन के बजट को दुरुस्त करने के लिए ये बात अगर उठी है, तो इसका असर तो होगा, और आगे चल के भी स्थायी रूप से यानी असर ये दीर्घकालिक असर दिखाई देगा आगे चलकर। ये देगा निश्चित रूप से। और इस पर अब देखिए, आमतौर पर तो लोग ये जानना और सुनना चाहते हैं कि इस पर लोगों ने क्या तय किया, ये बता दीजिए आप। लेकिन मेरा अपना कहना है कि आप कभी भी किसी भी चुनाव में किस दृष्टिकोण से लोग वोट कर रहे हैं, इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता। जो जब मतदान शुरू में ही बात हुई है। हाँ, कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता। अब चूंकि छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में जो 7 नवंबर के पहले मतदान के आते आते करीब दोनों प्रमुख दलों का घोषणा पत्र सामने आने के बाद मुद्दे साफ हो गए थे, क्लियर है लगभग। सामने आ गए थे, और दोनों कई मामले में हमको बराबरी पर नज़र आते हैं कि लोग 19-20 की स्थिति दिखाई देती है। ऐसे में ये मतदाता के सामने जो चयन करने का जो बड़ा आधार था, उसमें उन्होंने किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है, किस पर भरोसा जताया है,
ये तो चुनाव क्या के कन्फ्यूज़न है मतदाताओं में दोनों के घोषणा पत्र को लेकर? और मैं आपसे भी व्यक्तिगत जानना चाहूँगा कि व्यक्तिगत यानी जनता की बात है कि कौन पार्टी इस समय आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है? 3 दिसंबर का किसकी तरफ रुझान जाएगा? देखिए, उसके लिए तो 3 दिसंबर का ही इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन हम बात सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि वोट की प्राथमिकता क्या है, उस किस आधार पर लोगों ने वोट किया होगा, ये हमारे अपने अनुमान हैं। मेरा सोचना है कि जो बीजेपी 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, उसके बाद 1 महीने पहले 1 महीने पहले कह भी लीजिए। हाँ। जिस स्थिति में थी, हुँ। इन मुद्दों को सामने लाकर वो चुनाव में कई जगह प्रभावी स्थिति में नजर आ रही है। एक तरफा नहीं रहा। चुनाव दिलचस्प हुआ, तो देखिए, कैंडिडेट के कारण होना था, तो वो लिस्ट तो बहुत पहले आ गई थी। उससे जो हुआ तो डेढ़ हुआ, महीने पहले आ उससे गई। जितना दिलचस्प हुआ, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीदवारों के चयन में जो कसौटी दिखाई देती है, जो चयन में उनकी जो बारीकी दिखाई देती है, उसको भी इनकार नहीं किया सकता कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन को लेके बहुत अपने ढंग से उन्होंने समीक्षा की। और कांग्रेस ने तो खैर सर्वे कराया और 22-22 अपने विधायकों की टिकट काटी। ये भी बताता है कि उन्होंने उम्मीदवारों को लेकर उनकी नज़र कितनी बड़ी पैनी थी पैनी और थी। उन्होंने वो क्या प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये चुनाव तो मुद्दे पर केंद्रित हुआ और दिलचस्प तभी हुआ जब घोषणा पत्र सामने आया। उस घोषणा पत्र के बाद ही इंटरेस्टिंग हुआ, और इसलिए छत्तीसगढ़ के चुनाव पर ऊंट किस करवट बैठेगा, ये उन मुद्दों की बराबरी के कारण से आज की स्थिति में यह कह पाना निश्चित रूप से एक कठिन है। और इस सवाल का जवाब का इंतजार करने के लिए 3 दिसंबर ही का इंतजार करना पड़ेगा। एक बात जरूर कहता हूँ मैं कि क्रेडिट का एक प्रश्न है। मैं इस चुनाव को अंतिम रूप से आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, मेरा अपना मानना है इस चुनाव को इस नज़रिए से मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर ये हालात पैदा हुए हैं जो दूसरे राज्यों के चुनाव से आज छत्तीसगढ़ का चुनाव अलग जिन मायनों में भी दिखाई दे रहा है, हमारे सारे दर्शक और लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ के कि हम क्यों अलग दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे वो श्रेय किसको देते हैं, इस पर ही पूरा चुनाव का दारोमदार है। अगर उन्होंने ये तय किया होगा ही और वो वोट की प्राथमिकता में होगी, तो वो नतीजे से ही स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने इसका श्रेय किसे दिया है। धन्यवाद आपका रुद्रवंशी जी कि आपने हमें समय दिया। आपको भी बताना चाहता है, बात क्लियर है कि 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बदलता है। लेकिन यह सच है कि पहली बार किसान धान को केंद्र की राजनीति में शामिल कर भूपेश बघेल ने एक नया माइलस्टोन स्थापित किया है। रुद्रवंशी जी का स्पष्ट कहना है कि 1.5 महीने पहले तक जहां भारतीय जनता पार्टी की इस स्थिति में नहीं थी कि यहां पर पहुंचे फाइट की स्थिति में, लेकिन एक गारंटी और एक भरोसा इन दोनों घोषणा पत्र ने किसानों को यानी प्रदेश की जनता को मजबूर कर दिया है कि फाइट की इसी चुनाव किसे करें। यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किसानों ने किसे आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद।